ये आग लगती तस्वीरें, सड़कों पर उतरे लोग, ये वीडियोस और ये फोटोज आपने काफी ज्यादा देखी होंगी ईरान के बारे में। इवन सोशल मीडिया ने तो पिछले 3 दिन से ऐलान ही कर दिया है कि वेनेजुएला के बाद में अगला नंबर ईरान का, और कब भी हो सकता है, किसी भी टाइम पर हो सकता है। लेकिन ईरान क्या शुरुआत से ऐसा ही था? नहीं, शुरुआत से ईरान ऐसा नहीं था। तो आज इस वीडियो में हम शुरू से लेकर एंड तक ईरान के बारे में जानेंगे। ईरान, जिसको हम सभी पुराने जो टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें पर्शिया के नाम से जानते हैं। इवन आपको ध्यान होगा फारसी लैंग्वेज, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो जी हाँ, मैं पर्शिया यानी कि ईरान, इसकी बात कर रहा हूं। एंड ईरान के बारे में जानने से पहले अगर आप देखेंगे, ईरान की लोकेशन को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ईरान की लोकेशन है आपके मिडिल ईस्ट के अंदर में। इसकी कैपिटल है तेहरान। एंड यहां पर अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ लोग रहते हैं। एंड यहां पर जो मेजॉरिटी रूल है, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो है शिया। आप सभी को पता है इस्लाम के अंदर में बहुत सारे फैक्शंस हैं, जिसमें से एक है शिया एंड दूसरा मेजर जो फैक्शन है वो है सुन्नी। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ये दोनों चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आगे की अंडरस्टैंडिंग के अंदर में। तो शिया की मेजॉरिटी है। इवन बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स भी ईरान में रहते हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन उतना ज्यादा नहीं, जैसा कि कुर्द आप सभी ने सुना होगा। लेकिन ईरान हर समय वर्ल्ड के सामने कहता है कि हम कोई आज के देश नहीं है। ईरान कहता है रोमन एम्पायर था, उससे पहले के हम। यानी कि ईरान कहता है कि इस एरिया पे कॉन्टिन्यूस हम पिछले 5000 साल से रह रहे हैं। यानी कि अगर वर्ल्ड को कोई ये बता सकता है, समझा सकता है कि सिविलाइजेशन क्या होती है, तो वो ईरान समझा सकता है और बता सकता है। ईरान के अंदर में अगर आप यहां पर बहुत क्लोजली समझने की कोशिश करें तो ईरान में खेती भी होती है, अच्छी खासी खेती होती है। ईरान के पास में बहुत ज्यादा नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसका एक मिनरल का आपने नाम सुना होगा, यूरेनियम। एंड ईरान के पास में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी भरमार हैं। एंड ये 3-4 कारण है, प्लस में इसकी लोकेशन, जिसके कारण में ये पावर टसल का एक हब बन चुका है आपके इस रीजन के अंदर में। ईरान अगर यहां है तो यहां पर है, ये रहा इजराइल। एंड इन्हीं दो कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वो बात अलग है कि इजराइल को पूरी बैकिंग है, पूरा सपोर्ट है किसका? यूएसए का। इवन अगर मैं आपको मैप पर दिखाने की कोशिश करूं, ये हमारा प्यारा भारत, हमारे प्यारे भारत से जब आप वेस्ट की तरफ में जाने की कोशिश करेंगे तो ये ईरान आपको मिलता है, जिसकी बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ लगती है। इवन इधर आप देखेंगे तो इराक, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इनके साथ में इसकी बॉर्डर लगती है। एंड अब यहां पर मैं आपको इसके जो आज के टाइम पर जो चीजें चल रही है वो किस लिए चल रही हैं, वो इस कारण के, यहां के कारण चल रही है। इवन मैंने आपको बताया ईरान अपने आप को पर्शिया कहलाना पसंद करता है। जी हां दोस्तों, वही पर्शिया जिसके नाम पर यह पर्शियन गल्फ है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो सऊदी अरेबिया है, जहां पर सुन्नी कंट्री है, जहां पर सुन्नी की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो कहते हैं जी इसको पर्शियन गल्फ मत बोलो, इसको अरेबियन गल्फ बोलो। ये भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि ये गल्फ, तो इसको कंट्रोल करना, प्लस में ये जो नैरो पैसेज जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, इसको कंट्रोल करना, इसके पीछे ये सारी की सारी कहानियां चल रही हैं। इवन दोस्तों, वर्ल्ड का 40 to 45% ऑयल यहीं पर ही है, यहीं से ही ट्रेड होता है, यहीं से ही एक्सपोर्ट होता है। तो यहां पर अगर किसी भी टाइप की डिस्टेबलाइजेशन होगी तो वर्ल्ड के अंदर में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं ईरान की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है तो ईरान के अंदर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। शुरुआत में ईरान में काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, किसका? यूएसए का। एंड उस टाइम पर ईरान कुछ ऐसा हुआ करता था, इवन कुछ ऐसा। एंड आज के टाइम पर ईरान कुछ आपको ऐसा नजर आता है। तो ये चेंज कैसे हुआ, उसके पीछे में एक ईयर को याद रखिएगा, 1979। तो 1979 से पहले वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है तो यूएसए ने पूरा सपोर्ट किया किसको? ईरान को। ईरान को सपोर्ट इसलिए किया कि ईरान के मिनरल्स मिलेंगे, ईरान से जो नेचुरल रिजर्व यानी कि गैस, ऑयल, ये सब चीजें मिलेंगी, जो अल्टीमेटली यूएसए को क्या करेगा? हेल्प करेगा। यहां पर काफी टाइम तक अगर आप देखेंगे यूएसए ने ईरान को सपोर्ट किया। एंड ईरान इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा था मेरे दोस्त
कि ईरान मिसाइल टेक्नोलॉजीज दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया करता था। आज जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं ना, ईरान और इजराइल, एक टाइम ऐसा था जो इजराइल ईरान को सप्लाई करता था एंड ईरान इजराइल को सप्लाई करते थे। दोनों के बीच में इतने अच्छे रिलेशन थे। क्यों? क्योंकि यूएसए ने शुरुआत में पूरा सपोर्ट इसको किया। एंड इवन स्टार्टिंग में मोहम्मद मोसादिक नाम के नेशनल फ्रंट के लीडर क्या बनते हैं, यहां पर इसको गवर्न करने के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी जाती है। याद रहे, यूएसए डेमोक्रेसी को फेवर करना। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएसएसआर और यूएसए की लड़ाई इसी बात पे शुरू हुई थी, तो 1951 के अंदर में ये चीज चुनकर आते हैं। एंड मोसाद अगर आप देखेंगे तो काफी सेक्युलर थे, मॉडर्न थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट्स, इन सब चीजों की बात किया करते थे। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर याद रखिएगा कि मोसादिक अपनी पावर को असर्ट भी करना चाहते थे। एंड याद रखना, यहां पर जो ऑयल के रिजर्व हैं, ये जो मैंने आपको बताया ना कि 40% ऑयल के रिजर्व यहीं पर हैं, इसके ऊपर में किसकी नजर थी? यूएसए की भी नजर है एंड साथ में यूके यानी कि ब्रिटेन की भी नजर है। ये दोनों की नजर पड़ी हुई है इसके ऊपर में। इसीलिए तो वो सपोर्ट कर रहे थे ना कि हाँ भाई गवर्नमेंट बनाओ, चलाओ। लेकिन मोसादिक भाई ने क्या किया, यहां पर उन्होंने जो ऑयल कंपनी थी जिसको ब्रिटिश ओन करते थे, जिसका नाम था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, उसको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि अपने कंट्रोल में ले आए। अब इससे यूएसए और ब्रिटेन को नाराजगी हो गई। कह रहे भाई साहब, जिससे हमें पैसा मिल रहा था, जिस चीज से सारी चीजें हो रही थी, इनको उन्होंने नेशनलाइज कर दिया, अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड इस चीज से नाराज होके यूएसए ने एंड ब्रिटेन ने एक कूप प्लान किया मोसादिक के अगेंस्ट में, जहां पर उन्होंने उसको हटा दिया। यहां पर याद रखिएगा, ये ब्रिटिश को पसंद नहीं आया, यूएस को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये उनकी इकोनॉमी से कनेक्टेड था। एंड इसलिए 1953 के अंदर में मोसादिक को हटा दिया गया एक कूप के थ्रू, मिलिट्री कूप के थ्रू। एंड वहां पर एक राजशाही, किसको? शाह को, यानी कि किंग को स्टैब्लिश कर दिया, रेजा पहलवी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ईरान को दोबारा से एक मोनार्क बना दिया गया। एंड ये फेवर में थे, प्रो थे किसके? यूएस के और ब्रिटिश के। एंड इवन इन्होंने उस समय पर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी बन गई, जिसके अंदर में 50% एंड 50% प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। 50% ब्रिटेन के पास में एंड 50% ईरान के पास में रहेगा। यहां से आप देखेंगे 1953 से 1979 तक चीजें चलती रही। काफी सारी चीजें डेवलपमेंट हुई, बहुत सारे एडवांसमेंट हुए, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेडिशन के ऊपर में ध्यान दिया। और यही फेज था जहां पर यूएसए के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, यही फेज था जब ईरान के साथ में रिश्ते बहुत अच्छे थे, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। बट माय डियर फ्रेंड, जब ऐसा कुछ होता है तो वहां पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनको वो सुविधाएं, वो बेनिफिट्स, वो प्रॉफिट नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि सोसाइटी के अंदर में इक्वालिटी नहीं आई। जो वेल्थ क्रिएट हो रही थी, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। एंड जब ये नहीं हो रहा था तो वहां पर एक रिवॉल्ट खड़ा होता है 1979 के अंदर में, जिसको हम इस्लामिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेकुलर कंट्री 1979 के अंदर में इस डिसेंट एंड इस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा क्या होता है, शाह के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होना शुरू होता है। छोटे छोटे प्रोटेस्ट से शुरुआत होती है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते होते सर्कमस्टांसेस इतने ज्यादा बढ़ गए कि शाह की गवर्नमेंट चली गई। एंड वहां पर एक रिलीजियस गवर्नमेंट आती है, जहां पर अयतुल्ला खोमेनी, जो कि शिया क्लेरिक थे, उन्होंने अपने आप को वहां पर स्टैब्लिश कर लिया। एंड इसके बाद से ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन जाती है। अब ईरान एक इस्लामिक कंट्री बनेगी तो बैकड्रॉप में एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर इजराइल है। ये इजराइल जिसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पैलेस्तीन के साथ में। मेरे प्यारे दोस्त, पैलेस्तीन वही जहां पर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग, एंड पैलेस्तीन के बगल में पैलेस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल यानी कि ज्यूश, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है। तो जब ईरान के अंदर में इस्लामिक गवर्नमेंट आती है जो इस्लाम को फॉलो करेगी, तो उन्होंने अपना सपोर्ट असर्ट किया किसको? पैलेस्तीन को।
जब पैलेस्तीन को उन्होंने अपना सपोर्ट असर्ट किया, इट मींस, अब यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, एक तरफ ईरान है, एक तरफ में इजराइल है, एंड इजराइल को पूरा सपोर्ट है यूएसए का। अच्छा, एक और चीज का ये लोग बच्चे पूछते हैं कि सर इजराइल को यूएसए सपोर्ट क्यों करता है? उसके दो रीजन है। पहली बात, यूएसए के अंदर में जितने भी हायर पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादातर ज्यूश हैं, यहूदी हैं, पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, यूएसए को पता है कि अगर इस पूरे रीजन के अंदर में ट्रेड रूट को कंट्रोल करना है जो कि सुएज कनाल से होकर गुजरता है, उसके लिए उसको यहां पर एक बेस चाहिए जो क्या है, इजराइल उनको प्रोवाइड कर सकता है। तो यानी कि यूएसए का क्लियर सपोर्ट है किसको? इजराइल को। दूसरी तरफ में एक और प्लेयर को याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया, जो कि सुन्नी कंट्री है। वैसे ही वो शिया कंट्री को पसंद नहीं कर रहे थे, यानी कि ईरान को वो पसंद नहीं कर रहे थे। एंड आपको ध्यान होगा सऊदी अरेबिया एंड यूएसए के बीच में क्या है, डील है बहुत, जिसको हम पेट्रो डॉलर डील भी बोलते हैं। एंड सऊदी अरेबिया को सारे वेपन सप्लाई कर रहा, कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। ये सारी चीजें पता है। एक पॉइंट इंटरेस्टिंग और याद रखिएगा, यहां पर इजराइल एंड सऊदी अरेबिया एक दूसरे के दुश्मन है पैलेस्तीन को लेकर, लेकिन दोनों का कॉमन फ्रेंड कौन है? यूएसए। एंड दोनों का कॉमन दुश्मन कौन है? ईरान। ईरान इजराइल का कॉमन दुश्मन क्यों है? क्योंकि ईरान ने जब वहां पर 1979 के बाद में जो रिलीजियस गवर्नमेंट आती है, वो इजराइल के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। एंड वो पैलेस्तीन को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। इवन आपने सुना होगा हिजबुल्ला, हुथीज, ये सारे ग्रुप्स किसके द्वारा सपोर्टेड है? ईरान के द्वारा सपोर्टेड है। तो ईरान और इजराइल के बीच में यह कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। एंड ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण है क्या? इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर में कौन सी कंट्री एक लीडर बनकर निकलेगा, किसकी लेजिटिमेसी होगी। एंड जब ये कॉन्फ्लिक्ट का दौर चलता है तो वहां पर ईरान अपने देश के अंदर में न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, ऐसा वो डिसाइड करता है। एंड जब ईरान ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त, ईरान के ऊपर में बहुत सारे सैंक्शंस लगते हैं। जैसे कि अभी हम रशिया के बारे में देखते हैं कि रशिया के ऊपर में सैंक्शंस लगे, कोई उनसे डील नहीं करेगा, कोई ट्रेड नहीं करेगा, ऐसे ही सैंक्शंस ईरान के ऊपर में भी लगे। अब ईरान के ऊपर में जब सैंक्शंस लगे तो ईरान का तो नुकसान है ही कि कोई डील नहीं कर पा रहा, ट्रेड नहीं कर पा रहा। इवन दूसरी कंट्रीज वो भी ईरान से ट्रेड नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे। मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, दूसरी कंट्रीज खासतौर पर जैसे जर्मनी, वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है ऑयल और गैस के लिए ईरान के ऊपर में। ये वाला पॉइंट भी प्लीज कनेक्ट करके रखिएगा। तो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद में मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। सऊदी अरेबिया के साथ में क्यों? क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड को कौन लीड करेगा, उसकी लीडरशिप किसके पास में होगी। एंड इवन ईरान और इजराइल के बीच में रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि ईरान काफी ज्यादा फेवर करता है किसको? इजराइल के अगेंस्ट में। एंड इस कारण से आप देखेंगे ईरान और इजराइल आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। एंड मैंने अभी आपको बताया कि जर्मनी को यह प्रॉब्लम होने लग गई कि भाई अगर उनको सस्ते में ऑयल नहीं मिलेगा तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। एंड इवन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा, ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है। ईरान ऐसी पोजीशन पर है जहां से वो इंटरनेशनल ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकता है। कई बार ईरान धमकी देता है कि मैं बॉम्ब फेंक कर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर लूंगा, जहां से सारे के सारे ऑयल का ट्रेड होता है वो रुक जाएगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। इवन आपको पता है ये जो यमन है, यहां पर हुथीज है। हुथीज एक ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। इतने सारे वेपन्स इनके पास में, रॉकेट हैं, कि वो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदब, जहां से यहां से जो ट्रेड होता है सुएज कनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए जो पूरा का पूरा ट्रेड रूट है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो यानी कि ईरान दो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को कंट्रोल करने की बार बार धमकी देता रहता है। एंड यूएस के दो दोस्त जो आपस में दो दुश्मन है, बट यूएस के साथ में दोस्ती है, एंड उनका कॉमन दुश्मन है ईरान। कौन? इजराइल एंड आपका सऊदी अरेबिया। ये बार बार प्रेशर क्रिएट करते हैं यूएसए के ऊपर में कि भाई कुछ तो करो यार, कुछ तो एक्शन लो यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। एंड आपको ध्यान होगा ईरान के ऊपर में बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, लेकिन इसकी नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान हो रहा है जर्मनी को हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज को हो रहा है, क्योंकि उनको फॉसिल फ्यूल चाहिए, उनको गैस चाहिए,
खासतौर पे ठंड के टाइम पर, जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो उन्होंने यानी कि जर्मनी ने यूएसए को कहा कि भाई ये बात तो तब तक नहीं चलेगी, ऐसे तो हमारा नुकसान होता रहेगा, तो एक डील साइन कर लो। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डील, जिसकी शुरुआत वैसे तो 2013 से ही हो चुकी थी, लेकिन फाइनलाइज होती है 2015 में, जहां पर P5 कंट्रीज यानी कि परमानेंट 5 कंट्रीज, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, कौन कौन? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये कंट्रीज प्लस में एक जर्मनी, ये बैठते हैं और डील साइन करते हैं किसके साथ में? ईरान के साथ में, कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट को रोक देगा, ईरान अपने न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड ईरान के ऊपर में जो सैंक्शंस लगे हैं उनको हटा दिया जाएगा, जिससे ईरान क्या कर सके? बढ़ सके, आगे ग्रोथ कर सके। ये 2015 की बात है। और इस न्यूक्लियर डील को हम नाम से जानते हैं, किस नाम से? जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, जिसके अंदर में 2013 में प्रपोजल हुआ था, 2015 में फाइनलाइज होता है। P5 कंट्रीज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस प्लस में जर्मनी, ये सभी के सभी करते हैं। ईरान इसमें एग्री हो जाता है कि भाई जो भी उसने न्यूक्लियर, एनरिच्ड यूरेनियम, हैवी वाटर, ये सब चीजें उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, एंड ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे। ईरान अब इंटरनेशनल ट्रेड इन सब चीजों में आ सकता है। अब ये चीजें जब होती हैं, ईरान फिर से दोबारा से डेवलपमेंट की राह पर आना शुरू करता है, दोबारा से सारी चीजें होनी शुरू होती हैं। अब ये चीज पसंद किसको नहीं आएगी? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, इजराइल को पसंद नहीं आएगी एंड सऊदी अरेबिया को भी पसंद नहीं आएगी। इवन ईरान ने तो यह भी अलाउ किया कि जरूरत पड़ने पर आप ईरान के अंदर में जाके इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि क्या न्यूक्लियर वेपन बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा। बट इजराइल एंड सऊदी अरेबिया ने कॉन्टिन्यूसली एलिगेशन लगाया कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, एंड उन्होंने अपने कॉमन दोस्त जिसको यूएसए को उन्होंने क्या कहा कि भाई इसके ऊपर में तुम्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। एंड 2018 के अंदर में यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब, जी हां वही ट्रंप साहब जो अभी हैं, उन्होंने एकदम से इस डील को क्या किया? कैंसिल कर दिया, एंड ईरान के ऊपर में दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए। यानी कि 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रेड डील को या फिर इस न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर दिया, एंड ये कहा कि भाई ईरान के ऊपर में हम दोबारा से सैंक्शंस लगाएंगे। ये एलिगेशन लगाया कि ईरान भले ही न्यूक्लियर वेपन दिखाने के लिए ना बना रहा, लेकिन अंदर अंदर बना रहा है, प्लस में सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, प्लस में इजराइल के अगेंस्ट है, प्रॉक्सी वॉर काफी ज्यादा कर रहा है, इस कारण से उसके ऊपर में सैंक्शंस लगा दिए गए। इवन दोस्तों, जब ये सैंक्शंस लगाए गए उसके बाद में ईरान ने यह डिसाइड कर लिया कि भाई अब हम क्या करेंगे? फुल फ्लेज्ड वॉर में जाएंगे, चाहे वो यूएसए हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, इवन चाहे वो इजराइल हो। एंड उन्होंने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को और ज्यादा रिवैम्प करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू कर दिया। एंड मैंने आपको बताया हिजबुल्ला एंड हूतीज, ये जो दो ग्रुप हैं जिनको हम प्रॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, जिनको इनडायरेक्ट ईरान सपोर्ट करता है इजराइल के अगेंस्ट में, उसको उसने क्या किया? पैसा, फंडिंग, वेपन सारे प्रोवाइड किए। इसी बीच में आपको ध्यान होगा हमास ग्रुप, जो इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमास ने इजराइल के ऊपर में डेडलीस्ट अटैक किया था। तो आपको पता है ईरान ने हमास का उस समय पर भी क्या किया था? सपोर्ट किया। एंड यही कारण है, यानी कि इजराइल को ये क्लियरली पता चलता है कि भाई चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, चाहे हूतीज हो, ये सभी ग्रुप किसकी शय पे काम कर रहे हैं? ईरान के सपोर्ट में काम कर रहे हैं। तो इजराइल एक तो एक एक ग्रुप के ऊपर में, चाहे हिजबुल्ला, आप सभी को ध्यान होगा वॉकी टॉकी में बॉम्ब लगाकर सबको उड़ा देना, हूतीज के ऊपर में अटैक करना यमन के अंदर में, एंड हमास ग्रुप के ऊपर में तो इतना ज्यादा गाजा के अंदर में आपको ध्यान ही होगा कितने सारे डिस्ट्रक्शन किए, वो सारे करता है। एंड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है ईरान एंड इजराइल। तो अभी लास्ट ईयर 12 डे वॉर भी होती है, 12 डे वॉर, जहां पर ये तस्वीर आप सभी ने देखा होगा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर में डेडलीस्ट अटैक किया, रॉकेट पे रॉकेट दाग दिए। फिर ईरान ने भी रिटेलिएट किया, ईरान भी पीछे नहीं हटा, उसने भी इजराइल के ऊपर में रॉकेट पे रॉकेट गिरा दिए। एंड फिर वहां पर एंट्री होती है यूएसए के B-2 बॉम्बर की, ये वाले बॉम्बर जिनको कहा जाता है कि ऐसा जैसा इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ये सिर्फ एकमात्र हैं, एक ही हैं जो इस समय पर हैं। इन्होंने जाकर ईरान के ऊपर में बॉम्ब गिराए, एंड कहा जा रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां तक आपको सारी चीज कहानी समझ में आ रही होगी। एंड अब होता क्या है
कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में ये एलिगेशन लग रहे हैं कॉन्टिन्यूअस कि वो अपने डीप स्टेट के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू दूसरी कंट्रीज के अंदर में रजीम चेंज कर रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट ईरान की इजराइल के अगेंस्ट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट किसके अगेंस्ट है? यूएसए के अगेंस्ट है। तो जैसा कि वेनेजुएला में हुआ, तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि अगला जो नंबर है वो किसका होने वाला है? ईरान का होने वाला है। इवन सिग्नल्स ऐसे ही मिल रहे हैं, काफी सारे लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि भाई ईरान कोई मत जाओ, ईरान में रहने वाले लोगों को लोग वापस कर ले रहे हैं कि शायद इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर में हमला कर सकता है। एंड ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़ा पैटर्न देखा गया, जहां पर यूएसए अपने इंटरेस्टेड ग्रुप्स के थ्रू किन्हीं भी कंट्री में प्रोटेस्ट करवा रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसको डीप स्टेट बोला जा रहा है। तो ऐसा ही एक प्रोटेस्ट ईरान में चल रहा है। यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा चल रहा है जहां पर कहा यह जा रहा है कि ईरान के अंदर में जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगे हैं, सैंक्शंस किसने लगाए? यूएसए ने। तो यानी कि ईरान की गवर्नमेंट एंड यूएसए के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होने के कारण में जो ईरान के इकोनॉमिक हालात हैं वो खराब हैं। तो ईरान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन लोग कह रहे हैं, कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है इसके पीछे में यूएसए है, जो रेजीम चेंज चाहता है, यानी कि गवर्नमेंट को चेंज करना चाहता है। ये बहुत सिंबॉलिक इमेज है जो इस समय पर यहां पर ईरान के अंदर में प्रोटेस्ट में चल रही है। इतना ज्यादा विरोध हो रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर का कि भाई वहां पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? चेंज करना चाहिए। अब बात यहां से एक स्टेप और आगे जाती है। यूएसए डोनाल्ड ट्रंप यानी कि क्लियर वार्निंग देते हैं कि भाई मैं देख रहा हूं प्रोटेस्टर जो कर रहे हैं करने दो, अगर ईरान ने कुछ भी किया, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, कोई भी गोली चलाई, तो मैं डायरेक्ट एक्शन लूंगा ईरान के अगेंस्ट में। तो आज के टाइम पर ये हर कोई स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इजराइल एंड यूएसए मिलकर ईरान के ऊपर में हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं एंड वो एक मौका ढूंढ रहे हैं जो शायद मेरे ख्याल में अगले 2, 3, 4 दिन में कभी भी ये चीज एग्जीक्यूट हो सकती है। तो आप ये पूरी की पूरी हिस्ट्री से मैंने शायद आपको ईरान वाला जो टॉपिक है, ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये समझाने की मैंने कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।